बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अब यह साफ हो गया है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई ऐसे नाम चल रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? दलित, महिला या ओबीसी? क्या आरएसएस से भी होगा गहरा नाता? केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब लोगों की निगाहें बीजेपी के नए अध्यक्ष पर जा टिकी हैं। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। जेपी नड्डा के मंत्री बनने के बाद से कई नेताओं के नाम भगवा पार्टी के सर्वोच्च पद के लिए उछाले जा रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना बढ़ गई है। इसकी प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने की संभावना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि बीजेपी ओबीसी, दलित और महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के बारे में फिर से सोच सकती है। सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि जिस व्यक्ति की आरएसएस से गहरे संबंध होंगे उन्हें ही इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। और आइए अब ये जान लेते हैं कि इस रेस में किस किस नेता का नाम शामिल है। रेस में कौन कौन है शामिल? देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा की जा रही है। वर्तमान में वह बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को भी बेहतर तरीके से समझते हैं और वो मराठा भी हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। ये वही राज्य है जहां बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पास आक्रामक होने के साथ साथ शांति से काम निकलवाने की कला भी है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। उत्तर प्रदेश के महासचिव संगठन के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें यूपी की राजनीति में एक शक्ति केंद्र बना दिया। आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद अगर बंसल का नाम विचार के लिए आता है तो उन्हें पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। माना यह भी जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। माथुर को चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कहने के लिए जाना जाता है। वे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी स्मृति ईरानी पर भी अध्यक्ष के तौर पर अपना दाव खेल सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। कैसे होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव? बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के सदस्य होते हैं। किसी राज्य के निर्वाचक मंडल में कोई भी 20 सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं जो 4 कार्यकालों तक सक्रिय सदस्य रहा हो और जिनकी सदस्यता 15 साल की हो। संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव पूरे हो चुके हों। ऐसी अटकलें भी हैं कि बीजेपी द्वारा हाल के दिनों में महिलाओं पर दिए गए जोर को ध्यान में रखते हुए किसी महिला को पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लगातार 3 जीत में महिला मतदाताओं को निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। अभी तक किसी महिला ने बीजेपी का नेतृत्व नहीं किया है। बीजेपी संगठन में महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यापक संपर्क अभियान की योजना बीजेपी बना रही है। महिला कोटा अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संभवतः 2019 के लोकसभा चुनाव तक इसे लागू किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो हालांकि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं टीवी के। हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, इस बार का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपकी नज़र से जानना चाहता हूँ बीजेपी अध्यक्ष के। देखिए, ये वैसे पार्टी का चूंकि मामला है और इसमें जैसे हम लोग मंत्रियों के बारे में मैं आपसे कहता था कि कहना बड़ा कठिन है, इसमें तो और भी अधिक है, चूंकि कई विचार विमर्श होने के बाद कुछ तो मोटे तौर पर तय होगा। और अपनी एक रिपोर्ट में बहुत सारे नाम बताए गए। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसा जिनकी वजह से या जिनमें कुछ राज्य रहे जहां बहुत सफलता नहीं मिली, जो सफलता नहीं मिली उनको बनाना तो बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उसको तो पार्टी में माना जाता है कि जिम्मेदारी वो ले, उसके बाद उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दें कि आपने पराजय कराया इसलिए आपको पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा तो शायद किसी पार्टी में नहीं होगा। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हम लोग उस विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन ये जो आपने कहा वर्ग के हिसाब से ये ठीक है। देखिए, आज भी एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उड़ीसा में। पहले से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ही, पिछड़ों के हिसाब से मोहन यादव भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये संभव है कि वो कोई महिला हो या कोई जाति से भी हट करके जो संगठन का जिन्होंने काम किया हो। स्मृति ईरानी का भी नाम आ रहा है। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी हालांकि संगठन से जुड़ी नहीं रही हैं, क्या आपको लगता है कि वो टेम्परामेंट रखती हैं संगठन को चलाने का? ये पार्टी का डिसीजन होता है। कई बार उनको जो मंत्री पद दिए गए 3-3 बार, तो बनने को हो सकता है, लेकिन मुझे इसलिए कठिन लगता है, जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा, अभी अभी एक चुनाव पराजित हुई है। उसके बाद यदि ये ठीक है, उनको संगठन में हो सकता है महासचिव बना दें, कोई जिम्मेदारी बना दें, लेकिन सुषमा स्वराज आप याद करें, वो तो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, कई बार वो मंत्री रही, मुख्यमंत्री दिल्ली की रही, उसके बाद भी उनको भी अध्यक्ष पद नहीं मिला था। इसलिए मैं आप वेंकैया नायडू बन गए, कृष्णमूर्ति बन गए, बहुत विवादास्पद एक और अध्यक्ष बने। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम आप इसलिए कि पार्टी में कई ऐसे पहलू हैं और खास करके अब ज्यादा चुनौती आ गई। ये मेरे इसलिए महिला का अंदाज मुझे लग रहा है कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा गया कि महिला कोई बनी नहीं है। और दूसरा, यदि प्रियंका गांधी जिस तेजी से आगे आ रही है, आज भी राहुल गांधी ने वक्तव्य दिया कि यदि वो होती तो वो तो हरा देती नरेंद्र मोदी जी को भी। अब योगी आदित्यनाथ जी ने हरवाया या हरा सकते थे, या वो हरा सकते थे। योगी आदित्यनाथ जी यदि रायबरेली से लड़ते तो क्या राहुल गांधी जीतते? ऐसे कई सवाल आपस में लोग करते रहते। इसलिए स्मृति ईरानी बनेगी, इसके बारे में पार्टी मैंने इसलिए कहा कि आप और हम यदि चैनल पे बोले कहेंगे देखिए आप कह रहे हैं वो बन जाए या न बन जाए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पार्टी सभी पहलुओं को जो मैंने देखा, कुशवाहा ठाकरे, देखिए संगठन के ऐसे अध्यक्षों के नाम है जो बड़े महत्वपूर्ण, जिन्होंने वाजपेयी को चुना, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना, जिन्होंने अमित शाह को चुना, ऐसे संगठन में लोग अध्यक्ष रहे हैं। अब सभी स्तरों पर नई पीढ़ी भी आई है। वेंकैया नायडू भी तो थे पहले अध्यक्ष, इसलिए दक्षिण से भी एक उनका निशाना दक्षिण है। लेकिन क्या इस समय प्रायोरिटी यूपी या बिहार का चुनाव है, अगली बार दिल्ली का चुनाव है, महाराष्ट्र का भी चुनाव तो अभी ताजा ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि दक्षिण की बागडोर दक्षिण से ही, ये ठीक है कि आज 5 साल बाद भी हमें जीतना है इसलिए दक्षिण को दे दें, लेकिन दक्षिण में भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए, वहां से दक्षिण में अच्छे रिजल्ट नहीं आए। तमिलनाडु में हार के बावजूद अन्नामलाई को उन्होंने बुला ही लिया है केंद्र में, तो ये एक तरीके से एक मैसेज दिया है। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं, इस बार आपकी नजर में कौन होने वाला है बीजेपी का नया अध्यक्ष? नहीं, जैसे आलोक जी ने बताया ना, नाम लेना ठीक नहीं है, मगर मेरा यह मानना है कि 2027 में नहीं, क्या क्या चीजें, नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या क्या चीजें नजर में रखेगी पार्टी? मेरे हिसाब से वही बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से भी मैं ये मानता हूँ कि इस बार महिलाओं का टर्न, और हम देखेंगे कि भाजपा के अंदर ये एक महिला नेता को भाजपा अध्यक्ष बना के महिला वोटर्स को आकर्षित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया जाएगा। स्मृति ईरानी होगी नहीं होगी वो बात अलग है। स्मृति ईरानी, जैसे आलोक जी ने बताया कि एक बार पराजित हो चुकी है, अभी भी ताजेतर में, और फिर से उसको और नाम कौन सा बचता है? आप कोई 2-3 महिलाओं के नाम बताइए जो बड़ा, जिनका बहुत कद हो भारतीय जनता पार्टी में, कोई बड़ा कद हो जो अध्यक्ष बनने। द्रौपदी मुर्मू, हाँ, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, मेरा काउंटर सवाल आपसे है, जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी तब इनका कद क्या था? वो दलित महिला थी और दलित रिप्रेजेंटेशन एक मैसेज देना था, जिसकी वजह से द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनाई गई।
तो देखिए, पार्टी जहां बाकी है वहां यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि भाजपा के पार्टी प्रमुख का जो पद है वहां पर खाली भाजपा के नेताओं का नहीं, संघ के नेताओं का भी कहना चाहिए। आपको यह बात समझ के चल रही है। आलोक जी ने बहुत नाम दिए पीछे, कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें हम, या कैसे बड़े बड़े नाम थे, अभी उनके पेंगड़े में पांव डालना है। अभी मैं ये समझता हूं कि आज तक एक भी महिला नहीं आई और अगली टर्म से हमें 1/3 महिला आरक्षण को लागू करना है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं का एक संगठन को मजबूत, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक महिला प्रमुख होना मेरे हिसाब से आवश्यक है। और ये बात चलिए एक कमेंट में राहुल लाल जी का भी ले लूं। राहुल जी, कितना फर्क मानते हैं? एक अगर हम, क्योंकि संगठन की बात हो रही है, और एक हमने दौर देखा है वाजपेयी आडवाणी वाला जिसमें एक अलग तरह की बीजेपी थी, अलग तरह का संगठन था, संगठन का जो अध्यक्ष था, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसका एक बहुत बड़ा कद माना जाता था, और एक नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का, आप क्या मानते हैं? क्या कुछ फर्क देखते हैं दोनों ही दौर में बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर? देखिए अनिल जी, ये तो है कि अगर उस जमाने की बात करें तो वो परिस्थितियां अटल बिहारी वाजपेयी वाली स्थितियां बिल्कुल अलग थी। वहां पे चीजें काफी अलग ढंग से भारतीय जनता पार्टी संचालित हो रही थी। लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम लोग बातचीत करें तो अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती, मैं मान रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती की स्थिति उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी तुरंत नहीं होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव इसी वर्ष हैं, हरियाणा में चुनाव अभी इसी वर्ष होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी जो अगला अध्यक्ष चुनेगी उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो जमीन से जुड़े हुए लोग हों। जैसे हम लोग लगातार किस्सा कुर्सी में चर्चा कर रहे थे यहाँ पे अबुल जी, कि उत्तर प्रदेश में बार बार कह रहा था और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी और वो चौंकाएगा परिणाम, और अंततः उत्तर प्रदेश के परिणाम ने चौंकाया। तो अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व जमीन से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट लेके काम कर रही होती तो उसका क्षतिपूर्ति काफी हद तक वो कर सकती थी। तो अब उनको जरूरत होगी, जो आरएसएस के लोग होते हैं जो जमीन के स्तर पे काफी ज्यादा सुपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि नड्डा जी ने जो बयान दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ चुकी है, विशाल वृक्ष हो चुकी है और उन्हें आरएसएस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस पूरे मामले पे जो बयान था वहां से यूटर्न वाले स्थिति पे कोई ऐसे व्यक्ति दिखेंगे हम लोगों को जिन्होंने जमीन पे कामकाज किया हो, संगठन में कामकाज किया हो। उस दृष्टि से देखिए, उस महिलाओं के मामले के दृष्टि से जब हम लोग बातचीत करते हैं तब तो फिर स्मृति ईरानी और बड़े नाम के, ठीक है, जरा एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं राहुल जी, एक और रिपोर्ट दिखा लेते हैं, फिर आपसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा होने के बाद अब बीजेपी का फोकस आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर भी है। इसके बारे में